तो क्या क्या देखा है आज तक? देखो कल क्या देखा है रोटेशनल मोशन में। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन लिख के लिया है। उसके बाद क्या देखा है? उसके बाद देखा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब क्या है? उसका शेप चेंज नहीं होता एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच टू पार्टिकल्स रिमेन्स सेम। अब आफ्टर रिजिड बॉडी क्या देखा है? आफ्टर रिजिड बॉडी क्या देखा है? सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद क्या है? इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस मतलब सिस्टम के अंदर के फोर्स। उसके बाद क्या है? एक्सटर्नल फोर्स मतलब सिस्टम के बाहर के फोर्स। फिर सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला देखा। तो वेक्टर फॉर्म में कैसा है? m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर 4 मासेस है तो फोर्थ भी आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है? सेंटर ऑफ मास का m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट सिमिलर, j कोऑर्डिनेट सिमिलर। ओके चलो। अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, अगर मास का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब ऐसा है, रॉड है, ऐसा ऐसा रॉड है, ऐसा, या फिर स्केल है, कुछ भी पकड़ो। तो इसमें कितने पॉइंट्स है? इस स्केल में कितने पॉइंट्स है मास के? तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना स्केल में। ऐसा अगर स्केल लिया, ऐसा अगर स्केल लिया तो स्केल में कितना पॉइंट्स है? मतलब 2 मास का बना है स्केल, 3 मासेस का बना है क्या, 4 मासेस का बना है? तो स्केल में कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। स्केल में कितना पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो इस केस में कैसा निकालना है? तो आर बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर बार अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ऐसा लेने का। ठीक है चलो, लो ये वाला लिख के लो। क्या हेडिंग क्या लिखने का? फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आर बार किसका? आर बार सेंटर ऑफ मास। आर बार सेंटर ऑफ मास का क्या है? ऐसा है। चलो लिख के ले लो, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है चलो। अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या फॉर्मूला आता है? अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या फॉर्मूला आता है? dm x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। उल्टा भी लिखते हैं कभी, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। y कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैसा निकलेगा? इधर ऐसा नहीं लिखते, x लिखते, x ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर y सेंटर ऑफ मास का चाहिए तो कैसा लिखते हैं? इंटीग्रेशन dm इंटू वाई, इंटू है वो, dm इंटू वाई अपन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है चलो लिख के ले लो इतना। इसका मैं यूज एक इंटीग्रेशन करके बताता हूं कैसा है। एक इंटीग्रेशन करेंगे फटाफट, चलो। क्लियर दिसत नहीं? अरे रोज का ही प्रॉब्लम चल रहा है अभी। ये कल भी बोल रहे थे क्लियर नहीं दिख रहा, क्यों दिख नहीं रहा? दिखना चाहिए। कल भी स्पीड दिखा रहा था, तुम लोगों ने बोला, उसके बाद मैं स्पीड चेक किया, स्पीड कल भी दिखा रहा था। बाकी लोगों को प्रॉब्लम है क्या? रेड दिख रहा है? फुल स्पीड दिखा रहा है। ये क्या है? देखो फुल स्पीड है, 50 Mbps फुल स्पीड दिखा रहा है। तुम्हारे तरफ शायद नेट नहीं होगा। रेड दिख रहा है क्या? ठीक है। अब क्या रेड दिख रहा है कि क्या है कि वो मुझे पता नहीं किधर वो रेड दिखता है। तो अभी वो किसका कनेक्शन है क्या पता?
हाँ हाँ समझा, सिग्नल रेड दिख रहा है लेकिन अभी ठीक है। तो ये अपलोड करता हूँ मैं वीडियो। ठीक है, तो अभी वो तुम्हारा ही होगा शायद सिग्नल, फिर ऐसा भी हो सकता है। अगर एक एक जगह पे व्हाइट दिख रहा है, एक जगह पे रेड दिख रहा है, ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा ही रह सकता है। तो छोड़ो, अभी दिख रहा है तो देखो, नहीं दिख रहा है तो देखो, थोड़ा टाइम 10-15 मिनट में अपलोड करता हूँ। ठीक है, वीडियो दोनों, कल का भी करता हूँ, कल का मैं भूल गया, कल का भी करता हूँ, ये भी अपलोड करता हूँ। चलो देखो अभी इधर। नेट का कनेक्शन तुम्हारे तरफ भी अच्छा ले लो, नेट का कनेक्शन तुम्हारी तरफ भी क्या करो, अच्छा लो। जिसका स्पीड अच्छा आता है वो ले लो, जिसका स्पीड तुम्हारे घर पे अच्छा आता है वो ले लो। किसी का फोन लाके देखो, वोडाफोन अच्छा आता है क्या, एयरटेल अच्छा आता है क्या, ठीक है, या फिर बीएसएनएल का स्पीड अच्छा आता है, या फिर जियो, कौन सा स्पीड अच्छा आता है वो वाला ले लो। ठीक है, जियो में शायद, जियो में थोड़ा कभी कभी अभी प्रॉब्लम आ रहा है, अभी आ रहा है, पहले नहीं आता था, अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है शायद। तो देखो कैसा है, ठीक है चलो। तो क्या है, क्या है, तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालने का एक ही एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, देखो अच्छे से, क्योंकि इंटीग्रेशन का बहुत लोगों को आता ही नहीं, इंटीग्रेशन तो उनको नहीं समझेगा। तो ऐसा न्यूमेरिकल्स आता है, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता है, तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जिनको अंडरस्टैंड करना है करो, जिनको अभी इंटीग्रेशन ही नहीं आता तो टेंशन मत लो, छोड़ दो फिर। दो देखो, रॉड का ही करेंगे इधर, यह है रॉड ऐसा अपना, कितना मास है इसका, इसका मास है यल, इसका मास m है और लेंथ कितना है यल है, मास m है और लेंथ कितना है यल है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास किधर है वो तो तुमको पहले से ही पता है लॉजिकली, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, बराबर सेंटर पे रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास बराबर सेंटर पे रहेगा, वो तो पता है, अभी निकालते हैं, लेकिन उसको निकालेंगे, ये कैलकुलेशन करके निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके। तो ये है अपना वाई एक्सिस, और ये है बीच में से जाता है, ये अपना है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ ओरिजिन है, तो ओरिजिन से मैं क्या करता हूं, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा लेंथ एज्यूम करता हूं, ऐसा एक्स डिस्टेंस पे छोटा लेंथ एज्यूम करता हूं dx। अभी ये वाला ऐसा किया था ना हमने, इधर भी किया था, अभी अभी किया था वो साउंड में, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेव टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, ऐसा कुछ तो किया था ना, वो उधर भी ऐसा ही किया था। तो ओरिजिन से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, डिस्टेंस एक्स पे एक स्मॉल टुकड़ा एज्यूम किया है, उसका उस पीस का लेंथ कितना है dx है, ठीक है, ओके। अब ऐसे मैंने टुकड़े किए हैं, ऐसे मैंने क्या किया है, बहुत सारे पीसेस में डिवाइड किया है, ये जो रॉड है, इस रॉड को क्या किया है मैंने, बहुत सारे पीसेस में डिवाइड किया है, ऐसा कट 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 ऐसा कट करके बहुत सारे पीसेस में इस रॉड को क्या किया है हमने, डिवाइड किया है। तो ये एकदम स्मॉल लेंथ है, मतलब कितना डिविजन्स हुआ होगा, एकदम स्मॉल लेंथ है ना, तो कितना डिविजन्स, कितने टुकड़े हुए होंगे, तो इनफाइनाइट डिविजन्स हुए। तो कितना बार टुकड़ा किया हमने, कितने पीसेस की है, इनफाइनाइट पीसेस। तो ठीक है, तो से y कोऑर्डिनेट में देखने का ही नहीं, इसका इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जितना रॉड है उतना ही नीचे, x एक्सिस के ऊपर जितना है उतना ही नीचे। तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट बराबर 0 रहेगा। ये अगर x एक्सिस ऐसा आता है, अगर x एक्सिस आता है ऐसा आता है, तो रॉड x के ऊपर जितना है उतना ही नीचे, तो सेंटर ऑफ मास बराबर एक्स एक्सिस पे ही किधर तो आएगा, ऊपर भी नहीं आएगा नीचे भी नहीं आएगा ना, ऊपर जितना रॉड है उतना ही इधर है ना, तो सेंटर ऑफ मास बराबर इधर ही किधर तो आएगा, मतलब ये लाइन पे ही आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, इधर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि इधर ही आएगा, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन इस लाइन के ऊपर नहीं नीचे नहीं। तो y कोऑर्डिनेट कितना है, सेंटर ऑफ मास का 0 है, वो पहले से ही पता है, वो निकालने का जरूरत नहीं, बस
एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा निकालने का सेंटर ऑफ मास का? इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। तो एक्स डिस्टेंस पे छोटा मास है डीएम, एक्स डिस्टेंस पे क्या है? छोटा मास है डीएम। तो डीएम कितना है वो निकालना रहता है, डीएम कितना है वो निकालना रहता है। तो वो कैसे निकालने का? तो ये वो इधर करता हूं मैं। पूरा मास है एम, तो उसका लेंथ है एल, पूरे लेंथ का मास है एम, तो छोटी लेंथ डीएक्स का मास कितना है? ये जो पूरा रॉड है उसका लेंथ है एल, तो एल लेंथ का मास एम है, तो डीएक्स लेंथ का मास कितना है वो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। उसको हम लोगों ने क्या बोला है? डीएक्स लेंथ का जो भी मास है, डीएक्स लेंथ का जो रॉड है उसका जो भी मास है वो छोटा है, उसको हमने बोला है डीएम। तो डीएम कितना आता है? छोटा मास। तो डीएक्स इंटू एम डिवाइडेड बाई एल, डीएक्स इंटू एम डिवाइडेड बाई एल, तो ये आता है छोटा मास डीएम। तो ये क्या आता है? छोटा मास डीएम। तो डीएम मैंने यहां पर पुट किया, तो कैसा आता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएम। डीएम मतलब छोटे डीएक्स लेंथ का मास कितना है, पूरे लेंथ का एम है तो डीएक्स का कितना वो निकाला ऐसा, तो वो इधर पुट किया, एम डीएक्स अपॉन एल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन एम डीएक्स अपॉन एल। ठीक है, तो m और l कांस्टेंट है। चलो देखो m और l क्या है? कांस्टेंट है। m क्या है? रॉड का मास है। इधर का पीस लो, इधर का पीस लो, ये टुकड़ा है ना, ये इधर का पीस लो, इधर का पीस लो, इधर का पीस लो, किधर का भी लो, एंटायर रॉड का मास तो m ही है और l ही है, एंटायर रॉड का लेंथ। तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आता है, ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आता है, और बाहर आने के बाद ये कैंसिल होता है, बाहर आने के बाद कैंसिल होता है। बचा क्या फिर? ऊपर बचा x dx का इंटीग्रेशन, नीचे क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब x के लिए लिमिट कहां से कहां पुट करना है? मिनिमम x कितना है? जब ये इधर इधर छोटा 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 हो जाएगा, मिनिमम x कितना है? 0 है, और मैक्सिमम x इधर तक जाएगा, l है। तो इंटीग्रेशन किधर से किधर मारने का? 0 से कैपिटल L, 0 से कैपिटल L। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स क्या? 0 टू l। dx का इंटीग्रेशन x आता है और उसका लिमिट का 0 टू l। इधर l डालो तो l स्क्वायर बाय 2 आता है, 0 डालो तो 0 ही होता है। ऊपर का लिमिट डालने का माइनस नीचे का डालने का, इधर क्या ऊपर का डालने का l माइनस नीचे का 0, तो l माइनस 0 l आता है, तो नीचे l आता है, तो l को l गया बराबर आता है क्या? l बाय 2 है ना। l डाला इधर, 0 डालने का उनका सब्ट्रैक्शन, l डालने का 0 डालने का उनका सब्ट्रैक्शन, तो नीचे l आता है, ऊपर क्या आता है? l स्क्वायर बाय 2, तो l गया। x कोऑर्डिनेट क्या आता है? l बाय 2, मतलब सेंटर ऑफ मास, ये अगर पूरा लेंथ l है तो सेंटर ऑफ मास बराबर बीच में l बाय 2 पे आएगा। तो ये तो पहले से ही पता था हम लोगों को, ये तो अपन लोगों को पहले से ही पता था कि रॉड का सेंटर ऑफ मास बराबर बीच में आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कैसा यूज करने का वो अभी अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, चलो लिखो। इतना आसान नहीं है फॉर्मूला यूज करना, जितना अभी इजी लगता है, मैंने जब बताया तब उतना आसान नहीं है। तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो डिफिकल्ट लगेगा। ऐसे वाले एग्जांपल्स नहीं आते तो कोई टेंशन नहीं, ऐसे वाले एग्जांपल 3-4 रहते एग्जाम में। ऐसे न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं? 3 to 4 आते हैं, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट वाले। बाकी पूरा पेपर सिंपल रहता है, 42 न्यूमेरिकल्स 41 न्यूमेरिकल्स एकदम सिंपल रहता है। तो ऐसा नहीं आ रहा तो कुछ टेंशन नहीं है, हमको 165 नहीं चाहिए फिजिक्स में, 170 175 नहीं चाहिए। कितना टारगेट है तुम्हारे बैच का? तुम्हारे हिसाब से कितना आना चाहिए? 140 आ गया तो भी बहुत हो गया, 140 आ गया तो भी बहुत हो गया। ठीक है,
और 120 को भी एकदम सुपर कॉलेज मिलता है, मेडिकल का 120 में भी सुपर कॉलेज मिलता है, ठीक है। जेई में भी वैसा ही है। तो जेई में भी इतना डिफिकल्ट नहीं आता, थोड़ा नीट से ज्यादा आता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। तो ठीक है, आता है तो करो, नहीं आता तो ज्यादा टेंशन मत लो, सिंपल वाले पे ज्यादा फोकस करो। चलो लिख के लो एक बार फटाफट। वेव्स एंड साउंड चैप्टर पूरा अपलोड किया है यूट्यूब पे, उसका एक प्लेलिस्ट भी बनाया है मैंने, तो तुमको अगर चाहिए और एक बार देखना है या फिर कुछ पार्ट क्लियर नहीं है, वो पार्ट वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया। तो नेक्स्ट लिखो अभी क्या है, सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफिकल्टी रहते हैं। सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स क्लियर नाही दिसत तर ओमकार मग मी व्हिडिओ अपलोड करतो, नंतर डाउनलोड करून बघा। ठीक आहे, करतो मी अपलोड। अपलोड केला नसला तर फक्त मला आठवण करत जाऊ आपण। हो हो लगेच टाकतो। चलो ठीक है, चलो। तो क्या है, हो गया। तो नेक्स्ट क्या लिखो, सेंटर ऑफ मास के, हाँ सेंटर ऑफ मास का न्यूमेरिकल्स जो रहता है वो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी रहता है, ठीक है। आज करेंगे, टाइम मिलता है, टाइम शायद मिलेगा, करेंगे आज। तो आज क्या करना है, फर्स्ट बीट रोटेशनल मोशन का जो फर्स्ट बीट है, फर्स्ट सेक्शन है, वो सॉल्व करने का होमवर्क। रोटेशनल मोशन का जो फर्स्ट बीट है वो आज सॉल्व करने का, ठीक है, आज का होमवर्क। चलो, सेंटर ऑफ मास का कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहता है, वो अभी लिख के ले लो। नोट लिखो, नोट, NOT, नोट लिखो, 3 4 5 है, लिखो पहला वाला लिखो। लिखो फर्स्ट नोट क्या है, हाँ कालचा पण करतो अपलोड, नो प्रॉब्लेम, कालचा पण अपलोड करतो। पण तुम्ही नेट कनेक्शन बेटर करून घेता का बघा, नेट कनेक्शन चांगलं करून घेता का बघा। ओके, आपल्याला हे आता तुमची एक्झाम येऊपर्यंत असे काही किंवा खूप सारे लेक्चर घ्यावे लागणार आहेत। ओके, तो नेट कनेक्शन तुम्हारा अच्छा कनेक्शन ले लो जो भी है, क्योंकि लगने वाला है इस साल, क्या है वो लगने वाला है। और लॉकडाउन बीच बीच में भी आ सकता है, अभी एंटायर कंट्री वाइड लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन एरिया वाइज लॉकडाउन हो सकता है, जैसे अभी हो रहा है, रत्नागिरी में हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है। ओके, तो नेट ले लो, अच्छा स्पीड वाला नेट ले लो, लगने वाला इस साल, ठीक है। चलो ओके ओके, करतो त्याला पब्लिक, करतो त्याला, प्रायव्हेट आहेत ते, पब्लिक करतो। वेव्स अँड साऊंडचे प्रायव्हेट झालेत ते व्हिडिओ, त्याला पण पब्लिक करतो। ओके चलो, तो फर्स्ट नोट लिखो क्या है, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो लिखो,
फर्स्ट लिखो, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो लिखो, सेंटर ऑफ मास is independent of coordinate system। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो, तो ये है अपना रॉड, लिखा सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, सपोज रॉड ऐसा है, सपोज रॉड अगर ऐसा है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास बराबर बीच में रहेगा सेंटर पे। रॉड अगर ऐसा है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास बराबर सेंटर पे रहेगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम किधर भी पकड़ो इंडिपेंडेंट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंडिपेंडेंट है, सेंटर ऑफ मास तो इधर ही आएगा। तुम लोग मतलब ओरिजिन इधर पकड़ो ऐसा, मतलब इधर वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस ऐसा पकड़ो, इधर ओरिजिन पकड़ो, इधर ही आएगा सेंटर ऑफ मास। तुम लोग ऐसा पकड़ो, इधर एक वाई एक्सिस पकड़ो, इधर एक्स एक्सिस पकड़ो, मतलब इसको ही ओरिजिन पकड़ो तो भी इधर ही आएगा। तुम लोग इसको ओरिजिन पकड़ो, इधर वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस पकड़ो, फिर भी सेंटर ऑफ मास इधर ही आएगा। तुमको और कीड़ा करना है तो ऐसा पकड़ो, ये वाला है वाई एक्सिस ऐसा पकड़ो, और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ऐसा पकड़ो, कैसा भी पकड़ो, तुमको जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करना है वैसा एज्यूम करो। जिधर एक्स एज्यूम करना है उधर करो, वाई जहां पर एज्यूम करना है वहां पर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटर ऑफ मास जिधर है उधर ही आता है, वो हिलता नहीं। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा भी हिलाओ, उसको रोटेट करो, कुछ भी करो, सेंटर ऑफ मास उधर ही रहता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड लिखो, सेकंड नोट, इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। चलो सेकंड नोट लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन मतलब सेंटर ऑफ मास, इट डिपेंड्स अपॉन शेप and distribution of mass, it depends upon shape and distribution of mass, it depends upon shape and distribution of mass। it depends upon shape and distribution of mass। it depends upon shape and distribution of mass। ठीक है, तो शेप पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, तो वो तो तुमको पता है। अगर समझो क्रिकेट का बैट है, क्रिकेट का बैट है, अभी रॉड का एग्जांपल लिया ना, तो ये क्रिकेट का बैट है सपोज, तो क्रिकेट के बैट का सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा, इसका बराबर बीच में रहता है कि नहीं, इधर रहेगा किधर। तो क्रिकेट के बैट का सेंटर ऑफ मास, जो बैट का लेंथ है उसका बराबर बीच में रहता है कि नहीं, इधर उतना ही लेंथ उधर उतना ही लेंथ, ऐसा नहीं रहता, इधर रहता है। क्यों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इधर हेवी रहता है बैट, इधर हेवी रहता है, और इधर क्या रहता है, बैट हल्का रहता है, तो उसके हिसाब से रहता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास शेप के ऊपर डिपेंड करता है कहां पर आएगा सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक सेंटर, सेंटर ऑफ मास क्या बोल रहा है, बेस को क्या है, थर्ड लिखो, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक सेंटर, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मतलब इट्स सेम एज, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक सेंटर if mass distribution is homogeneous, if mass distribution is homogeneous।
center of mass is same as geometric center is equal to दिया है मैंने, लेकिन equal to का मतलब ऐसा, center of mass is same as geometric center if homogeneous mass distribution, if homogeneous mass distribution. कॉम क्या लिखा है, मुझे मेरे लिए लिखा है क्या तुम्हारा चल रहा है कुछ? इन वैक्यूम कॉम इज अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, क्या लिखा है? ओके तो ऐसा है, तो सपोज ऐसा है अपना पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शीट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा? ज्योमेट्री का सेंटर और सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे रहता है। तो ज्योमेट्री का सेंटर मतलब लेंथ का सेंटर और इस साइड का सेंटर मतलब बराबर इधर आता है, ये ज्योमेट्री का सेंटर, और ज्योमेट्री का सेंटर और सेंटर ऑफ मास सेम रहता है अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो, ठीक है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, जैसे कि क्या, जैसे कि ऐसा, यही है देखो ऐसा है, मतलब इधर हल्का हल्का है, इधर क्या है डेंसिटी कम है और इधर का डेंसिटी ज्यादा है, ऐसा कुछ तो मटेरियल हमने किया, तो इधर का डेंसिटी कम है, यहाँ का डेंसिटी ज्यादा, इधर हेवियर मटेरियल है, यहाँ पे हल्का हल्का है, तो इस लेंथ के बराबर बीच में नहीं आता सेंटर ऑफ मास, तो जिधर हेवियर मास है उसके तरफ जाता है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर तो यहां पर है, ज्योमेट्री का सेंटर तो यहां पर है, लेकिन एक्चुअल सेंटर ऑफ मास इधर है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये होमोजेनियस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, होमोजेनियस नहीं है मतलब इधर डेंसिटी ज्यादा है, हेवी है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, लेकिन इधर क्या सब जगह पे डेंसिटी सेम है, तो जिधर ज्योमेट्रिक सेंटर आता है वहां पर ही सेंटर ऑफ मास आता है, ठीक है। नहीं, वैक्यूम में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ऑब्जेक्ट अगर हम लोग वैक्यूम में लेके जाएंगे तो वैक्यूम में सेंटर ऑफ मास पे फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास उधर ही रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, ये नोट में नंबर 4, सेंटर ऑफ मास चेंजेस ओनली इन ट्रांसलेटरी मोशन, सेंटर ऑफ मास changes only in translatory motion, center of mass changes only in translatory motion, center of mass changes only in translatory motion, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास चेंजेस ओनली इन ट्रांसलेटरी मोशन, तो इसका मतलब क्या है? ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोगों ने इधर लेके गया, इसको मैंने क्या किया, इधर लेके गया मैं, तो ये है लीनियर मोशन। जब लीनियर मोशन होता है तब इधर का सेंटर ऑफ मास इधर आके बैठता है, ऑब्जेक्ट को इधर मूव किया, लीनियर मोशन, ऑब्जेक्ट उधर गया तो सेंटर ऑफ मास भी उधर जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास जब लीनियर मोशन होता है तब हिलता है, जब लीनियर मोशन होता है तब सेंटर ऑफ मास इधर था उधर जाता है, रोटेशनल होता है लेकिन तब ये इधर का इधर ही रोटेट होने लगा, तो सेंटर ऑफ मास इधर ही रहेगा। समझो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है और ऐसा रोटेट होने लगा, तो सेंटर ऑफ मास उधर ही रहता है। अगर इधर है तो समझो इधर थोड़ा हैवी है तो इधर है, और इसके अबाउट रोटेट किया तो बस सेंटर ऑफ मास भी रोटेट करेगा फिर, लेकिन जगह छोड़ के किधर जाएगा क्या? नहीं। तो ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास जगह छोड़ के जाता है, रोटेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास उधर ही रहता है। चलो नेक्स्ट लिखो, नंबर 5, if center of mass is origin, if center of mass is origin,
if center of mass is origin, then sum of moments of masses. If center of mass is origin, then sum of moments of mass, SUM, SOME नहीं, SUM, addition वाला sum, then sum of moments, then sum of moments of masses, then sum of moments of masses about center of mass, then sum of moments of masses about center of mass, about center of mass is 0, about center of mass is 0. इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब ऐसा लिखो, समेशन एम आई आर आई इज इक्वल टू 0. क्या है मैं बोलता हूं ये, समेशन एम आई आर आई इज इक्वल टू 0. ओके, जो सेंटेंस लिख के दिया है वो एक बार रीड करो, उसका एक्सप्लेनेशन में देता हूं. जो सेंटेंस लिख के दिया है तुम लोगों को, एक बार रीड करो वो. ओके चलो, ऐसा लिखो, एम आई आर आई बार, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए देख लिया. क्या है? एम आई आर आई बार समेशन एम आई आर आई बार इज इक्वल टू 0, ऐसा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, देखो क्या है. ये वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, और सेंटर ऑफ मास इधर है. सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही है तो ये चलता है, नहीं तो नहीं चलता. सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे, यहां पर एक मास है m1, इसका सेंटर से डिस्टेंस है कितना, r1 बार. इधर एक मास है m2, इसका सेंटर से डिस्टेंस है r2 बार. ऐसा और एक मास है m3, उसका r3 बार, इसका है m4. अभी n मासेस भी हो सकता है, 10 मास, 5 मास, 6 मासेस, कुछ भी हो सकता है. मैंने 4 मासेस लिए हैं. ठीक है, तो मोमेंट्स ऑफ मासेस, उसमें क्या लिखा है, मोमेंट्स ऑफ मासेस. अभी मोमेंट्स बहुत टाइम आने वाला है इसके बाद रोटेशनल मोशन में. तो मोमेंट्स ऑफ मासेस का मतलब क्या रहता है, चलो, मोमेंट्स ऑफ मासेस मतलब मास इनटू ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, मास इनटू ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, मास इनटू ओरिजिन से उसका डिस्टेंस. मास का मोमेंट, जिसका भी मोमेंट निकालना है उसको आर से मल्टीप्लाई करने का, जिसका भी मोमेंट निकालना है उसको आर से मल्टीप्लाई करने का. आर मतलब क्या है, वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन अप टू दैट पॉइंट, वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन अप टू दैट पॉइंट. एम का मोमेंट मतलब उसको आर से मल्टीप्लाई किया, इसका मोमेंट मतलब इसको आर से मल्टीप्लाई, इसका मोमेंट मतलब इसको आर से मल्टीप्लाई करने का. ठीक है, मोमेंट ऑफ मास मतलब, ये अलग आया ना, वर्ड अलग आया. मोमेंट ऑफ मास मतलब मास को आर से मल्टीप्लाई करने का. तो मोमेंट ऑफ मास मतलब ए, और इन सब का समेशन क्या रहता है, 0. इन सब का समेशन क्या रहता है, 0. क्यों? सिंपल है, सिंपल है, देखो. सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, बोलता हूं.
वैष्णव ये बोलता हूँ। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ऐसा है, पहला मास उसका R1 बार, दूसरा मास उसका R2 बार, तीसरा मास उसका R3 बार और फोर्थ मास उसका R4 बार, ऐसा सबका एडिशन, और नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ये 4 मासेस का सेंटर ऑफ मास कैसा निकालने का? तो ऐसा निकालने का। और सेंटर ऑफ मास कितना है? सेंटर ऑफ मास क्या है पहले ही बोल दिया ना, सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन। तो चारों का सेंटर ऑफ मास किधर है? ओरिजिन पे। तो इसलिए इनका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? 0i प्लस 0j, मतलब 0। तो नीचे का जो भी है, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही हो जाएगा। तो बचा क्या? ये वाला। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मतलब क्या है? ये मतलब क्या है? ये मतलब यही है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? यही है। तो समेशन एम आई आर आई क्या रहता है? 0। समेशन एम आई आर आई बार क्या रहता है? 0, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो। ठीक है, ओके, चलो हो गया। ये डायग्राम निकाल के लो, ये डायग्राम निकाल के लो। पेंसिल का सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सेंटर से, ये समझो है, वो पेंसिल का सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा ऐसा बोल रही है, तो कैसा? ये पेन पेंसिल जैसे रहता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा? ये थोड़ा हल्का रहता है ना इधर, और इधर बाकी सब इधर से इधर तक उतना ही डेंसिटी है। तो बराबर बीच में नहीं आएगा, थोड़ा इधर आएगा, बराबर बीच में नहीं आएगा। ये हल्का है ना, हल्के की तरफ नहीं रहता, हेवी, बराबर बीच में नहीं आएगा, थोड़ा इधर आएगा। ठीक है, चलो सेंटेंस लिखा, उसके बाद ये लिखो, फिर ये लिखो, वो मत लिखो, वो एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है। एक्सप्लेनेशन समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो छोड़ दो, क्या है, इतना बस रट्टा मार के रखो। चलो लिखो फटाफट।